सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 7 डिस्कस करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो इस टॉपिक के बिना लगभग अधूरा है। तो माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेसिक चीजों को देखा था, ज्योग्राफी, फिर उसके उसकी टाउन प्लानिंग कैसे हुआ करती थी, ये सारी चीजों को हमने जनरली पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी के एस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो आता है हड़प्पन पॉटरी। तो अगर हड़प्पन पॉटरी देखें तो चार कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो इट वाज अ व्हील मेड, जो चाक पे बनती है, या तो हाथ से बनी हुई पॉटरी, ग्लेज पॉटरी या अनग्लेज पॉटरी। ग्लेज पॉटरी का मतलब जिसको मिट्टी में काफी आग की भट्टी में काफी देर तक तपाया जाता है, जिसकी वजह से एक शाइनी सरफेस बन जाती है, शाइनी पॉटरी। और जो थोड़ी सी डल और रफ दिखती है उसको बोलते हैं अनग्लेज्ड। तीसरी कैटेगरी है प्लेन और पेंटेड। तो कुछ पॉटरी प्लेन भी है, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी इमेजेस नहीं है। प्लेन पॉटरी का मतलब नो इमेजेस। और पेंटेड पॉटरी का मतलब कि इसके ऊपर आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है। चौथा है सॉलिड या परफोरेटेड। सॉलिड का मतलब कि जो पॉटरी होगी, ठीक है, जो पॉटरी होगी, ठीक है, उसमें कोई भी छेद नहीं होगा। परफोरेटेड पॉटरी का मतलब कि पॉटरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होंगे। इसका काम होता था छानने के लिए, फॉर स्ट्रेनिंग। कोई भी चीज छाननी है तो परफोरेटेड पॉटरी का इस्तेमाल हड़प्पन्स करते थे। अब देख लेते हैं, चलिए इनके बारे में और डिटेल में। तो हड़प्पन पॉटरी इस सबसे ज्यादा जो पॉटरी फेमस है हड़प्पा की, वो है पेंटेड रेडवेयर पॉटरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हड़प्पन पॉटरी इज नोन फॉर पेंटेड रेडवेयर पॉटरी, या दूसरे शब्दों में कहें तो पेंटेड रेडवेयर पॉटरी इज द सिंबल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरी बात, व्हील मेड जो पॉटरी थी वो हैंडमेड, हाथ से बनी हुई पॉटरी से ज़्यादा कॉमन पाई गई है। यानी कि खुदाई में जितनी भी पॉटरी मिली हैं उसमें चाक पे बनी हुई, ठीक है, पॉटर्स व्हील पर बनी हुई पॉटरी ज़्यादा कॉमन है। हाथ से बनी हुई पॉटरी यानी आप इमेजिन करिए कि आपने एक मिट्टी ली, मिट्टी का गोला लिया और हाथ से उंगलियों से दबा दबा कर आपने एक उसको प्लेट या पॉट ना प्लेट या आपने उसका घड़ा बना दिया, हाथों से पिंचिंग मेथड जिसको कहते हैं, दबा दबा कर। तो ये हो गया हैंडमेड पॉटरी। और ये व्हील पॉटरी का मतलब जो चाक पे बनती है पॉटरी। तो चाक पे बनने वाली पॉटरी हाथ से बनी हुई पॉटरियों से ज्यादा कॉमन है। दूसरा, प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन देन पेंटेड पॉटरी। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉटरी है वो प्लेन है, उन पे कोई इमेजेस नहीं है। कुछ कुछ पॉटरीज में आपको पेंटिंग्स, इमेजेस, इमेजेस कौन कौन सी इमेजेस, पेड़ पौधों की, जानवरों की, मछलियों की, इस टाइप की आपको इमेजेस देखने को मिलेगी। फिर कुछ कुछ पॉटरी पे आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न और जानवरों के चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर जैसा मैंने बताया कि परफोरेटेड पॉटरी का भी इस्तेमाल हड़प्पन्स करते थे, जिसका मेन पर्पस था छानने के लिए। और मोस्टली छाना किसको जाता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस को। तो जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स अल्कोहलिक बेवरेजेस भी कंज्यूम करते थे, शराब वराब भी बनाते थे। हो सकता है चावल को सड़ा के या किसी अनाज को ये लोग सड़ा के एक जो कंट्री मेड लिकर होती है वो हड़प्पन्स बनाया करते थे। ठीक है। अगर आप इंडस वैली पॉटरी की बात करें तो इंडस वैली पॉटरी सिर्फ यूटिलिटेरियन ही नहीं है बल्कि आर्टिस्टिक भी है। तो वी कैन से दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ फंक्शन एंड फॉर्म। यूटिलिटेरियन का मतलब है कि सिर्फ ये ग्रेन को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए नहीं था। ये एक तरीका था जिसके माध्यम से हड़प्पन्स अपने आर्ट को, अपनी स्किल को भी एक्सप्रेस करते थे। क्योंकि सिर्फ यूटिलिटेरियन होता तो प्लेन पॉटरी ही होती, लेकिन हड़प्पन की बहुत सारी पॉटरी पेंटेड पॉटरी है, जिसमें आपको मानो जिसमें आपको मछली, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे मछली के पेंटिंग मिल जाएगी, जिसमें कुछ कुछ में आपको यू विल फाइंड पेड़ वेड़ मिल जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फाइंड इन हड़प्पन पॉटरी। So it was not just utilitarian, but it was also an artistic form of expression.
चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा के रिलीजन की। तो हड़प्पन्स बेसिकली बहुत सारे भगवान की, देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे कि ये जो सील मिली है ये पशुपति की है, पशुपति, जिनको माना जाता है कि एक तरीके से ही वॉज प्रोटो शिवा, शिवा के ही एक रूप हैं, शिवा से पहले का के कोई भगवान, प्रोटो शिवा। तो पशुपति की सील मिली है, फिर ये मदर गॉडेस भी मिली है हमें, प्लस ये हमें फालस मिला है। फालस का मतलब होता है बेसिकली नो ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स। तो फालस वर्शिप, वर्शिपिंग ऑफ ह्यूमन सेक्स ऑर्गन, जैसे कि शिवलिंग की पूजा। तो हड़प्पन्स बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, इस वजह से ये लोग पॉलीथीस्ट मान नो हम कह सकते हैं कि हड़प्पन्स पॉलीथीस्ट थे। फिर मेल और फीमेल दोनों टाइप के ईश्वरों की ये लोग पूजा किया करते थे, ठीक है। और जैसा हमने देखा कि मदर गॉडेस हु वाज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उनकी पूजा होती थी। उसके अलावा पशुपति शिवा, ठीक है, पशुपति शिवा बेसिकली, पशुपति शिवा की अगर आप सील देखें तो एक आदमी है जो योगिक, एक योग नो एक योगी है जो पद्मासन में बैठा हुआ है, और उनके आसपास आप बहुत अलग अलग टाइप के जानवरों की इमेजेस देख सकते हैं। तो बेसिकली पशुपति जो शिवा है एक सील है, जिनको नो जिन्होंने एक तरीके से तीन सींगों वाला एक मुकुट पहन रखा है, और उनके पास बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि राइनो, टाइगर, डियर, बफेलो, एलिफेंट, एक पीपल का पेड़, कबूतर, इस टाइप के जानवर आपको इनके आसपास देखने को मिलेंगे। फिर हड़प्पन्स स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, खुदाई में स्वास्तिक भी मिला है, ठीक है। खुदाई में अगर आप देखें तो स्वास्तिक भी मिला है, तो ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पन जो है स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पन स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। फिर फालस वर्शिप, फालस वर्शिप का मतलब है ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स की पूजा करना, ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स की पूजा करना। फिर आता है आपका हड़प्पन्स फिर आइकन वर्शिपर एज वेल एज आइडल वर्शिपर। तो क्या मतलब होता है आइकन वर्शिपर और आइडल वर्शिपर का, ठीक है। आइडल वर्शिपर और आइकन वर्शिपर का क्या मतलब होता है? तो आइडल वर्शिपर एंड आइकन वर्शिपर की अगर हम बात करें, ये स्वास्तिक थोड़ा उल्टा बन गया, ठीक है। आइडल वर्शिपर और आइकन वर्शिपर की अगर हम बात करें तो आइकन वर्शिपिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, आप किसी मूर्ति, जैसे आप अगर जैसे मान लीजिए कि शिवा के मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप आइडल वर्शिपर कहलाएंगे। अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, इफ यू आर वर्शिपिंग शिवलिंग, तो यू विल बी कॉल्ड आइकन वर्शिपर। तो चूंकि ये लोग फालस की भी पूजा करते थे और मूर्ति की भी पूजा करते थे, तो हड़प्पन आइडल वर्शिपर और आइकन वर्शिपर दोनों थे। फिर कहीं कहीं खुदाइयों में आपको एमुलेट्स भी देखने को मिली है। एमुलेट का मतलब होता है तावीज, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन भूत पिशाच पर भी विश्वास करते थे, ठीक है। फिर हड़प्पन की कुछ जो सील्स पाई गई हैं उसमें देखा गया है कि इंसान पेड़ों की पूजा कर रहा है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पन जो है पेड़ की और नेचर स्पिरिट की भी पूजा किया करते थे। उसके अलावा लोथल और कालीबंगन, लोथल गुजरात में मौजूद है, कालीबंगन आपका राजस्थान में मौजूद है। यहाँ पर आपको अग्नि कुंड भी देखने को मिले हैं, फायर एल्टर्स के भी सबूत हमें देखने को मिले हैं, अग्नि कुंड। हालांकि अगर आप देखें तो जितनी भी खुदाई में चीजें मिली हैं, मैक्सिमम चीजें नॉन रिलीजियस इन नेचर है। जैसे कोई खिलौना मिल गया, या कोई डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिल गई, या बियर्डेड प्रीस्ट हमने देखा, या पॉटरी मिली, या कुछ हथियार मिले, इस टाइप की चीजें ज्यादातर हमें मिली हैं। ईश्वर से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड चीजें काफी कम हमें खुदाई में मिली हैं, विच मीन्स दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ रिलीजियस एलिमेंट तो थे, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम तो हड़प्पा का कुछ था, लेकिन रिलीजन वॉज नॉट अ वेरी डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। जो धर्म है
वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था हड़प्पन्स के लिए। अगर ऐसा होता तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें आइटम्स मिले हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं खुदाई में, वो धर्म से रिलेटेड होते, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, इट मीन्स दैट हड़प्पा वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, जहां पे रिलीजियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट तो करते थे पर वो प्रोमिनेंट नहीं थे। चलिए एग्रीकल्चर की बात करें तो हड़प्पन तरह तरीके की फसलों को उगाते थे, जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, मस्टर्ड यानी कि सरसों, पीज यानी कि मटर। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फसलों को उगाते थे। उसके अलावा वाटरमेलन, पी, डेट्स ये भी उगाया करते थे। कालीबंगन की साइट पे हमें एक एग्रीकल्चरल फील्ड मिली है जहां पर हमें खुदाई कह रहे हैं, जुताई के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, वी हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ प्लॉइंग फ्रॉम अ फील्ड फ्रॉम कालीबंगन। और उसके साथ साथ हमें एक बनवाली से एक खिलौना, टेराकोटा का बना हुआ खिलौना भी मिला है। तो ये दो एविडेंसेस इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि हड़प्पन्स प्लॉइंग का इस्तेमाल, प्लॉ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते थे। दो तरीके का एग्रीकल्चर होता है, जिसमें आप खेत को जोतते हैं, जोत करके खेती करते हैं, उसको प्लॉ एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा होता है कि आप सीधे जो है जो बीजों को स्कैटर कर देते हैं जमीन पर। तो स्कैटर करके खेती करने वाला जो तरीका है ये प्रिमिटिव माना जाता है, प्रिमिटिव, पुराना। ठीक है, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में, झूम कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है कि आपने आग लगा के जंगलों को गायब कर दिया, मतलब एक हिस्सा आपने हटा दिया, वहां पर खेती करने के लिए आपने बस बीज फेंक दिए, तो उस राख और मिट्टी में मिलकर वो बीज फसल बन जाएगा। तो ये प्रिमिटिव तरीका है। प्लॉइंग एग्रीकल्चर इज मोर एडवांस्ड। ठीक है, इट इज मोर एडवांस्ड। तो हड़प्पन जो है बेसिकली प्लॉ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमें, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कि कोई भी ऐसा हमें एक्चुअल प्लॉ, एक्चुअल हल हमें एक्सकावेशन में नहीं मिला है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स ब्रॉन्ज का बना हुआ हल इस्तेमाल नहीं करते थे, लकड़ी का बना हुआ इस्तेमाल करते थे। और चूंकि लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तो समय के साथ वो लकड़ी सड़ चुक के गायब हो चुकी होगी, इस वजह से हमें कोई एक्चुअल प्लॉ नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। फिर पत्थर के बने हुए हंसुए के इस्तेमाल करते थे हड़प्पन्स खेतों को, फसलों को काटने के लिए। फिर उसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वो एक सूखे एरिया में सिचुएटेड थी। इस वजह से पानी को स्टोर करने के लिए हड़प्पन्स एक स्पेशल वाटर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते थे, जिसको गबरबंद कहा गया है। ठीक है, गबरबंद कहा गया है। अगर देखें तो हमें कैनाल इरिगेशन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पन्स कैनाल इरिगेशन यानी कि नहरों से सिंचाई नहीं करते थे, और मोस्टली वो लोग टैंक इरिगेशन का इस्तेमाल करते थे। टैंक इरिगेशन, ठीक है, टैंक इरिगेशन का इस्तेमाल करते थे, या आप कह सकते हैं वेल इरिगेशन का। वेल इरिगेशन, अगर जमीन से पानी निकालना है तो कुएं से, और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी को स्टोर करना है तो इन टैंक्स में। हालांकि हमें एक कैनाल इरिगेशन का साक्ष्य हड़प्पा की एक साइट है शॉर्टुघई, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, वहां से हमें मिला है। ठीक है, वहां से हमें एक कैनाल इरिगेशन का एविडेंस मिला है। फिर हड़प्पन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने देखा। फिर उसके साथ साथ हमें राइस हस्क भी मिला है लोथल से, यानी राइस हस्क का मतलब होता है चावल के ऊपर का छिलका। लोथल गुजरात में एक पोर्ट सिटी थी हड़प्पन्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें एक एंशियंट डॉकयार्ड भी मिला है। डॉकयार्ड जहां पर बड़ी बड़ी शिप्स जो है हड़प्पा के टाइम की जो नावें थी, ठीक है, जो शिप्स थी, वो वहां पर हार्बर करती थी, वहां पे एंकर डाल के, लंगर डाल के रहती थी। ठीक है, देखा जाए तो हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू ग्रो कॉटन। ठीक है, हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट सिविलाइजेशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, ये दुनिया की पहली ऐसी साइट है जहां पर कॉटन की खेती के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, कॉटन कल्टीवेशन के। ठीक है,
मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। पर अगर सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखें तो हरप्पन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू ग्रो कॉटन एंड वीव कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। और चूंकि कॉटन सबसे पहले हिंदुस्तान में उसको उगाया गया, इसी वजह से ग्रीक्स कॉटन को सिंडोन के नाम से बुलाया करते थे। सिंडोन यानी सिंधु नदी से आया है, ठीक है। कॉटन का पहले एंशियंट जो ग्रीक नाम है वो सिंडोन है, ठीक है। अब मेटल्स की बात करें कि हड़प्पन किस टाइप के मेटल इस्तेमाल करते थे। लेड, टिन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन लेकिन उनको पता नहीं था, ठीक है। आयरन का इस्तेमाल हड़प्पन नहीं करते थे, ये ध्यान रखेंगे। अब इकोनॉमी देख लेते हैं। तो हड़प्पन इकोनॉमी वाज प्राइमरली अ ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो बार्टर सिस्टम का जो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, बार्टर सिस्टम, ठीक है। मेटल करेंसी का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे, ठीक है। हड़प्पन जो है मेटल करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते थे। हड़प्पन का ट्रेड लिंक था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। अगर आप देखें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अगर हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपकी, ठीक है, ये वाली जो है, ये जो मॉडर्न डे इराक है, ठीक है, ये हो गया आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिस इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मॉडर्न डे इराक वाला जो हिस्सा है दिस इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इनके साथ हमारे ट्रेड लिंक थे जो कि पर्शियन गल्फ से होते हुए नाव जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हम ट्रेड किया करते थे। जनरली देखा जाए तो हम लोग इंपोर्ट करते थे मेटल्स, क्योंकि इंडिया में न सिल्वर था उतना ज्यादा, न ही लेड था, न ही टिन था, न ही गोल्ड था, और न ही कॉपर था। तो जनरली हम लोग मेटल इंपोर्ट किया करते थे और हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, जनरली फूड ग्रेन्स, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें, कॉटन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड लापिस लाजुली। लापिस लाजुली एक सेमी प्रेशियस कलरफुल स्टोन है जो कि हम अफगानिस्तान से पहले लेकर अपने यहाँ आते थे और फिर इसको हम लोग अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इनको हम मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट किया करते थे। तो लापिस लाजुली एक ब्लू कलर का सेमी प्रेशियस स्टोन है, लापिस लाजुली। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है लापिस लाजुली का हम करते थे। एक ब्लू कलर का एक पत्थर होता है और जिसका इस्तेमाल जनरली गहनों को बनाने के लिए इंसान करता था, और इसको अफगानिस्तान से हम लोग शॉटूगई साइड से इसको एस्कावेट करते थे, इसकी माइनिंग होती थी, वो फिर हिंदुस्तान लाया जाता था, फिर हिंदुस्तान के बंदरगाहों से, हिंदुस्तान के पोर्ट से उसको बाकी के देशों में, मोस्टली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अगर हम चहुंदारो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, चहुंदारो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी थी जहां पर बीड मेकिंग यानी कि माला बनाने का काम यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। माला बनाने का काम यहाँ पर हुआ करता था। उसके अलावा शिप बिल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी हड़प्पन के लिए, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज की बात करें तो लोथल, सुटका-गेंडोर, भागतरव, अल्लादीनो, बालाकोट, सुरकोटाडा, रंगपुर, कुंडसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल। लोथल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोथल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ट्री, ठीक है, तो इसमें अल्फाबेट्स के यूज है, टी आर, 4 अल्फाबेट्स है इसमें, बेसिकली 3 अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है। एक हो गया कि ट्री ना लिख के अगर मैं ट्री के लिए एक इमेज बना दूं, पिक्चर बना दूं, तो इसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जिसको आज तक किसी ने डिसाइफर कोई नहीं कर पाया है।
और हड़प्पन स्क्रिप्ट देखें तो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रोसिनेस्ट्रल कहते हैं। तो जो स्क्रिप्ट राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, डेट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोसिनेस्ट्रल। और जो स्क्रिप्ट लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट लिखी जाने वाली को बोलेंगे डेक्स्ट्रोसिनेस्ट्रल। लेफ्ट को बोलते हैं सिनेस्ट्रल और राइट को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। तो राइट से लेफ्ट लिखेंगे तो डेक्स्ट्रोसिनेस्ट्रल, और अगर लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी स्क्रिप्ट तो डेट विल बी कॉल्ड सिनिस्ट्रो डेक्स्ट्राल। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्क्रिप्ट बाई डायरेक्शन होती है, यहां से यहां लिखे फिर इधर गए फिर ऐसे, दोनों ही डायरेक्शन में, तो डेट इज कॉल्ड बोस्ट्रोफिडन। डेट इज कॉल्ड बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन का मतलब होता है द वे अ बुल, द वे अ ऑक्स मूव इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। जैसे मान लो कि एक खेत है, तो खेत में बैल जो है कैसे जुताई करता है, इधर गया फिर इधर, इधर गया खेत जोतते हुए, फिर वो इधर गया खेत जोतते हुए, फिर इधर गया खेत जोतते हुए, तो इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफिडन। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। अगर देखा जाए तो देयर इज नो कनेक्शन विद संस्कृत और एनी अदर स्क्रिप्ट फ्रॉम एनी अदर सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट का रिजेंबलेंस आपको दुनिया की किसी दूसरी स्क्रिप्ट के साथ देखने को नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक टाइप की स्क्रिप्ट थी। इट वाज अ यूनिक टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है। अब जानवरों की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पन जनरली बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। बुल को वो, यानी कि सांड को वो सेक्रेड एनिमल मानते थे, क्योंकि बहुत सारे सील्स पे आपको बुल देखने को मिलेगा। तो बुल वॉज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड एनिमल। हड़प्पन को घोड़ों के बारे में पता नहीं था और शेर के बारे में भी पता नहीं था, ऐसा एविडेंसेस में हमें मिलता है। ठीक है, ऐसा एविडेंसेस में हमें मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस, कुछ लोगों का कहना है कि भाई लोथल में हमें एक टेराकोटा का हॉर्स का टॉय मिला है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो सुरकोटाडा में आपको हॉर्स के बोन्स मिले हैं। लेकिन फिर भी ये कॉन्क्लूसिव एविडेंसेस नहीं है कि ये घोड़ा था या सम काइंड ऑफ, इट वाज सम काइंड ऑफ डोंकी, कोई डोंकी था, या इट वाज सम काइंड ऑफ म्यूल या व्हाटएवर। ठीक है, इट वाज सम काइंड ऑफ म्यूल और व्हाटएवर। तो ये ध्यान रखेंगे। यूपीएससी ने 2016 में सवाल भी पूछा था और उसमें यूपीएससी ने बोला था कि हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर अबाउट द हॉर्सेस, ऐसा उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में बताया था। फिर हड़प्पन्स कुछ जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया या हाथी हो गया, तो कुछ जानवरों को भी ये लोग वो करते थे। अब डिस्पोजल की बात कर लेते तो हड़प्पन्स कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल। कंप्लीट बरियल यानी कि पूरी तरीके से अगर कोई मर गया उसकी बॉडी को दफना देंगे। फ्रैक्शनल बरियल का मतलब है कि फ्रैक्शनल बरियल का मतलब होता है कि पहले उसको जलाएंगे और उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा वो लोग दफना देंगे, जिसको पोस्ट क्रिमेशन बरियल भी कहते हैं। जॉइंट बरियल का मतलब है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों को एक ही, यानी हस्बैंड वाइफ अगर मर गए या हस्बैंड मर गया फिर उसके बाद कुछ सालों बाद वाइफ मर गई, तो वहीं पर जहां पे हस्बैंड को गाड़ा गया था वहीं पर वाइफ को भी गाड़ा जाएगा या वाइस वर्सा। तो लोथल में एक ऐसी कब्र हमें मिली है जिसमें मेल और फीमेल के कंकाल हमें एक साथ मिले हैं। फिर रोपर साइट जो पंजाब में मौजूद है, वहां पर एक आदमी को उसके डॉग के साथ बरी किया हुआ उसके कंकाल हमें मिले हैं। ठीक है। कई कई जगहों पर हमें कॉफिन के, ताबूत में बरियल के भी साक्ष्य मिले। हड़प्पा करके जो पाकिस्तान की साइट है वहां पे ताबूत में बरी करने का भी हमें एविडेंस मिला है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हड़प्पन्स मरने वाले के साथ डे टू डे यूटिलिटी आइटम्स को भी दफनाया करते थे, जिससे पता चलता है कि दे हैड बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, पुनर्जन्म या अगले जन्म की धारणा पर हड़प्पन्स विश्वास किया करते थे। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी कब्र से हमें कोई भी प्रेशियस आइटम नहीं मिला है। इसका मतलब हड़प्पन्स डे टू डे यूटिलिटी आइटम को ही बरी करते थे, न कि कोई बहुत महंगी चीज को, सोना चांदी ये सब चीजें जनरली वो लोग बरी नहीं करते थे। ठीक है, वो लोग बरी नहीं करते थे।
तो ये था दूसरा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी वो क्यों डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो बने रहिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो शेयर एंड डू कमेंट। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो, आपको कुछ सजेस्ट करना हो, या कुछ अपनी बात अपने साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।